बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 6 फर्स्ट एड सेव्स लाइफ यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद ज़िंदगी बचाती है। इसकी आज हम एक्सरसाइज देखते हैं। और सबसे पहले एक्सरसाइज में रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आ जाता है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में वर्ड्स मीनिंग होते हैं, सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। समटाइम्स इट कंसिस्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन स्किल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we do the first activity which is related to words meaning, and here's the read the meanings of the words below। यानी जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं वो हमने रीड आउट करने हैं। फर्स्ट वर्ड है स्कॉचिंग। स्कॉचिंग मीन बॉयलिंग। बॉयलिंग मीन यानी बहुत ज़्यादा गर्म, शदीद गर्म, या कह लें स्कॉचिंग झुलसने वाला, जलने वाला, ठीक है, यानी बहुत झुलसाने वाली गर्म, ठीक है, स्कॉचिंग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है स्लैंटेड। स्लैंटेड मीन टर्न, बदलना, तिरछा, टेढ़ा, ठीक है, स्लैंटेड, टेढ़ा। ब्लेजिंग। ब्लेजिंग मीन जलता हुआ, बर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन प्रेशर, दबाव, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से। ड्राउनिंग। ड्राउनिंग मीन बेहोश होना भी होता है और इसका मतलब डूब जाना भी होता है, डूबता हुआ, ठीक है, डूबता हुआ। फेंटिंग, बेहोश होना, मदहोश होना, ठीक है, बेहोश होना। ड्राउनिंग, फेंटिंग। अच्छा, ये साथ में जो इंग्लिश मीनिंग्स हैं ये यही सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ मैंने आपको उर्दू भी मीनिंग बताए हैं और साथ में इसके ये जो मीनिंग्स हैं, इंग्लिश मीनिंग्स हैं, ये एक तरह से उसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो वर्ड्स मीनिंग है वो कंप्लीट हुए। और नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चन से रिलेटेड एक्टिविटी है, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड टीना एंड हर मदर गो शॉपिंग। कि टीना और उसकी मदर शॉपिंग के लिए क्यों गई थी। तो इसका आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड टीनाज मदर स्टॉप द कार। कि टीना की माँ ने कार क्यों रोकी, गाड़ी क्यों रोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड टीना हेल्प द लेडी। कि टीना ने खातून की मदद किस तरह की, कैसे की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द डॉक्टर से टू टीना। कि डॉक्टर ने टीना से क्या कहा। द लास्ट क्वेश्चन इज हैव यू लर्न एनी फर्स्ट एड स्किल। क्या आपने फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की महारत को सीखा है। डिड यू एवर हेल्प एनीवन बाय यूजिंग इट। और क्या आपने इसे इस्तेमाल करते हुए किसी की मदद की है, ठीक है। तो इसके ये हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। टू आंसर दीज क्वेश्चंस we see the activity. Yes, these are comprehension questions, and first question is why did Tina and her mother go shopping। यानी टीना और उसकी माँ शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी के लिए क्यों गए। To answer this question is because they had a big party that night and thought they needed to get groceries to cook grand dinner। क्योंकि उनके घर उस रात एक बड़ी पार्टी थी, एक बड़ी दावत थी और उसके लिए उन्हें एक अजीम खाने की तैयारी के लिए उन्हें ग्रोसरी चाहिए थी, सौदा सलफ की ज़रूरत थी, तो इसलिए उन्होंने शॉपिंग की। बिकॉज दे हैड अ बिग पार्टी दैट नाइट एंड फॉर दे नीडेड टू गेट ग्रोसरीज टू कुक अ ग्रैंड डिनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड टीनाज मदर स्टॉप द कार। कि टीना की माँ ने गाड़ी क्यों रोकी। To answer this question is there was a crowd of people on the road so she stopped the car। क्योंकि लोगों का हजूम था, सड़क पर लोगों का हजूम था, इसलिए उसने गाड़ी रोकी ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। There was a crowd of people on the road so she stopped the car। Okay, next question is how did Tina help the lady। टीना ने खातून की कैसे मदद की। To answer this question is टीना हेल्प द लेडी बाय गिविंग फर्स्ट एड टू हर। टीना ने खातून की उसकी मदद करते, इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए उसकी मदद की। टीना हेल्प द लेडी बाय गिविंग फर्स्ट एड टू हर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द डॉक्टर से टू टीना। कि डॉक्टर ने टीना से क्या कहा। क्या कहा। ही सैड ही अप्रिशिएटेड टीनाज ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस फॉर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। उसने टीना की बहादुरी और जहानत पर, तिब्बी इमदाद देने पर उसकी बहादुरी और जहानत की तारीफ़ की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज़ हैव यू लर्न एनी फर्स्ट एड स्किल एंड डिड यू
ever helped anyone by using it? क्या आपने इब्तदाई तिब्बी इमदाद सीखी है और उसकी महारत सीखी है, और अगर आपने ये सीखी है तो इसको यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए किसी की मदद की है? तो आंसर दिस क्वेश्चन इज़ येस, आई हैव लर्न फर्स्ट एड by first aid skill, and I helped my brother who injured by fell out in the home. Yes, जी हाँ, मैंने इब्तदाई तिब्बी इमदाद की महारत सीखी है और मैंने अपने भाई की मदद की जो कि घर में गिरते हुए ज़ख्मी हो गया था, ठीक है, जो गिरकर ज़ख्मी हो गया था. येस, I have learned first aid skill that and I helped my brother who injured by fell out in the home. ओके, ये हमारे कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हो गए. और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है. सो लेट्स स्टार्ट. हियर इज सम एक्टिविटी related to oral communication skill, and here's the listening and speaking. Read and practice the dialogue below. यानी हमने ये एक डायलॉग है उसको रीड आउट करना है और उसको प्रैक्टिस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है. Here are two characters, teacher and students. So many characters related to students, okay. There is a one teacher, and teacher said, good morning students, subah ka salam aziz talba. Students replied, good morning teacher, subah bukhair teacher. Teacher, how are you all today? आप सब आज कैसे हैं? आज आप सब कैसे हैं कि आपका क्या हाल है? Students replied, fine, thanks, थैंक यू, बहुत उम्दा, शुक्रिया. टीचर बहुत शुक्रिया, हम बहुत अच्छे हैं. टीचर, आर यू ऑल रेडी फॉर योर स्पीच कंपटीशन? क्या आप सब स्पीच कंपटीशन के लिए रेडी हैं, यानी तकरीरी मुकाबले के लिए आप तैयार हैं? स्टूडेंट्स, यस टीचर, जी हाँ टीचर. टीचर, वकार, इट इज़ योर टर्न टुडे टू प्रेजेंट फर्स्ट, कम इन फ्रंट एंड बिगिन. वकार, इट इज़ योर टर्न, ये तुम्हारी बारी है. टुडे, आज. टू प्रेजेंट फर्स्ट, के सबसे पहले पेश करना है, सबसे पहले तकरीर करनी है. इट इज़ योर टर्न टुडे टू प्रेजेंट फर्स्ट, आज सबसे पहले आपकी बारी है कि आप स्पीच करोगे. कम इन फ्रंट, सामने आओ. एंड बिगिन, और शुरू हो जाओ. नेक्स्ट देखते हैं. Yes. Teacher said, excellent Vakar, after he doing the speech. Then teacher said, excellent Vakar, बहुत शानदार वकार. It was a well prepared speech, ये बहुत अच्छे से तैयार की गई तकरीर थी. Who will come next? कौन इसके बाद आएगा, यानी अगला कौन होगा? शर्जील, टीचर, may I be next? क्या मैं अगला हो सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? टीचर, यस शर्जील, यू मे. यस, जी हाँ शर्जील, आप कर सकते हैं. शर्जील, थैंक यू टीचर, शुक्रिया टीचर. ओके, ये हमारा ये डायलॉग है, और इसको जो भी डायलॉग होता है वो आप उसको रीड करने के बाद प्रैक्टिस जरूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इससे एक तरह से आपकी जो ओरल कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन जो है वो बेहतर होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है. तो ये इसकी प्रैक्टिस जरूर किया करें. और इसके बाद हमारी एक्टिविटी है, डायलॉग से रिलेटेड एक्टिविटी है. डिवाइड स्टूडेंट्स into 6 groups and ask them to the topic the importance of English conversation in our daily life. यानी स्टूडेंट्स को 6 ग्रुप्स में तकसीम करना है और उन्हें टॉपिक दिया है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश कन्वर्सेशन इन आवर डेली लाइफ, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंग्लिश में बातचीत की अहमियत, ठीक है. कन्वर्सेशन, बातचीत, गुफ्तगू, इंग्लिश में गुफ्तगू की अहमियत, उस ये टॉपिक है और इसके बारे में आप डायलॉग आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है. टू हाईलाइट द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक वी डू द एक्टिविटी. सो लेट्स स्टार्ट. Yes, here's the dialogue, the importance of English conversation in our daily life. यानी इंग्लिश गुफ्तगू की, अंग्रेज़ी बातचीत की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहमियत. There are 2 characters, Nida and Sara. Nida started comments that like, Assalamu alaikum, Sara. I have been thinking that why is everyone saying that English is so important? अस्सलाम वालेकुम सारा, मैं सोच रही थी
कि हर कोई क्यों ये कहता है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत अहम है, इंग्लिश ज़ुबान बहुत अहम है। मेरा मतलब है इट्स नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज टू, कि ये मेरी पहली ज़ुबान भी नहीं है। मेरा मतलब है ये मेरी पहली ज़ुबान भी नहीं है, तो ये क्यों इंग्लिश इतनी अहमियत है, क्यों अहम है। ठीक है, तो सारा रिप्लाइड टू निदा, आई गेट इट निदा, मुझे मालूम हो गया निदा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन ईमानदारी से कहूँगी, इंग्लिश इज़ प्रिटी क्रूशियल, इंग्लिश बहुत एक फैसला कुन है, बहुत मुश्किल है, स्पेशली नो डेज़, बहुत अहम है, स्पेशली नो डेज़, ख़ास तौर पर आज के दिनों में, आजकल के दिनों में, आजकल। इट्स नॉट अबाउट जस्ट पासिंग द एग्ज़ाम्स इन द सब्जेक्ट, ये सिर्फ महज मज़मून में इम्तिहान पास करने का नाम नहीं है। इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, ये राब्ते के बारे में है, एक दूसरे से राब्ते के बारे में है। इट्स अबाउट कम्युनिकेशन यानी ये एक दूसरे से मवासलात के बारे में, कम्युनिकेशन यानी राब्ते के बारे में है। ओके, सारा रिप्लाइड, आई गेट इट निदा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंग्लिश इज़ प्रिटी क्रूशियल, स्पेशली नाउ डेज। It's not about just passing the exams in the subject. It's about communication. Okay, next, Nida asked, really, hakikatan, yakinan, I feel like I really need it in passing my exams. मैंने तो ये जाना, मुझे ये समझा, मुझे ऐसे लगा कि मैं हकीकतन ये इम्तहानात पास करने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत है, यानी इंग्लिश की। मैं समझती थी कि इंग्लिश सिर्फ इम्तहानात पास करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। बिसाइड्स, इसके अलावा इट इज़ नॉट इन प्रैक्टिस एनी मोर, इसके अलावा इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई मस्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, सारा रिप्लाइड, मे बी फॉर नाउ, हो सकता है आपके लिए नहीं, यानी आपके लिए हो, ऐसा हो, बट थिंक अबाउट दिस, लेकिन इसके बारे में सोचो। इंग्लिश इज़ एवरीवेयर, इंग्लिश हर जगह है, वेदर यू आर स्टडिंग, वॉचिंग मूवी और इवन इन ट्रैवलिंग, या फिर सफ़र में हो, यू हैव टू कम अक्रॉस इट। वेदर यू आर स्टडिंग, आया तुम स्टडी कर रहे हो यानी पढ़ाई में मसरूफ़ हो, वॉचिंग मूवीज़ या आप मूवी देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, और इवन इन ट्रैवलिंग या फिर सफ़र कर रहे हो, सफ़र के दौरान आप हता कि आप सफ़र कर रहे हो, यू हैव टू कम अक्रॉस इट, आपको इसका सामना करना होता है। नोइंग इंग्लिश जानते हुए, इंग्लिश के बारे में मालूमात रखते हुए, एवरीथिंग इज़ विल बी ईजियर, एवरीथिंग, हर चीज़ इज़ विल बी ईजियर, बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, यानी इंग्लिश को जानते हुए, इंग्लिश के मालूमात रखते हुए हर चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। निदा रिप्लाइड, आई गेस दैट्स ट्रू, मुझे अंदाज़ा है, मैंने ये जाना है कि ये सच है, बट वट शुड आई डू फॉर इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। निदा आस्क्ड कि मुझे क्या करना है अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए, मुझे क्या करना चाहिए। बट वट शुड आई डू, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए फॉर इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। इज़ देयर सम ट्रांसलेशन ऐप और सम अदर काइंड ऑफ ट्रिक, क्या कोई ट्रांसलेशन की ऐप है जो मुझे फॉलो करना है, या फिर कोई और किस्म की तदबीर करना है, या ट्राई करना है, कोशिश करना है, कोई तदबीर करना है। ओके, सारा रिप्लाइड, श्योरली, यकीनन, ट्रांसलेशन ऐप हेल्प्स इन अ पिंच, ट्रांसलेशन ऐप बहुत अच्छे से, यानी थोड़ा बहुत मदद करती है, अच्छे से मदद करती है, बट दे कांट रियली रिप्लेस इन रियल लाइफ कन्वर्सेशन, लेकिन वो मतबादल नहीं हो सकती हैं जो हकीकी ज़िंदगी में कन्वर्सेशन होती है, गुफ्तगू होती है या बातचीत होती है, उसके वो मतबादल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती ट्रांसलेशन ऐप। ठीक है, When you are speaking with someone in real life, जब आप हकीकी ज़िंदगी में किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, you are not just translating, आप ट्रांसलेट नहीं कर रहे होते, but you are actually communicating directly, बल्कि आप उसके साथ डायरेक्टली, बराह रास्त आप उसके साथ कम्युनिकेट, हकीकतन में आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो, उसके साथ बातचीत कर रहे होते हो, राब्ते में होते हो। एंड दैट्स वाई, और यही वजह है कि मोर इफेक्टिव एंड नेचुरल, दैट्स वे, ये तरीका मोर इफेक्टिव एंड नेचुरल, बहुत मौसर और कुदरती है।
मोर ओवर मज़ीद बरा यू नीड टू नो अबाउट इट्स बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। मज़ीद ये कि आपको इंग्लिश की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको जानने की ज़रूरत है। लाइक दैट हेल्पिंग वर्ब्स, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, नरेशन एंड वोकैबुलरी टू। यानी जैसे हेल्पिंग वर्ब हो गए और टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस और नरेशन यानी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस एंड वोकैबुलरी टू। ठीक है, और जो ज़ख़ीरा अल्फाज है उसके बारे में आपकी ये जो चीज़ें हैं, जो बेसिक्स हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स जो कि इमदादी फ़ेल होते हैं, और टेंसेस जो ज़माने से रिलेटेड जो ग्रामर का वर्क है, और कंडीशनल सेंटेंसेस जो शर्तिया जुमले होते हैं। ठीक है, और नरेशन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और पैसिव वॉइस अमूमन जो टेंसेस की जो पैसिव वॉइस हैं वो, और वोकैबुलरी टू और ज़ख़ीरा अल्फाज होते हैं उनके जो इंग्लिश की ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में जानने की ज़रूरत होती है। ओके, निदा सैड आई सपोज, मैंने जाना, बट हाउ डज़ इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प इन डेली रूटीन लाइफ। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ज़ुबान रोज़मर्रा की मामूल की ज़िंदगी में कैसे मदद करती है। सारा रिप्लाइड वेल, अच्छा थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश एक आम ज़ुबान है, मुश्तरका ज़ुबान है इन डिफरेंट कंट्रीज़, मुख्तलिफ ममालिक में। प्लस मज़ीद ये कि इफ़ यू आर इन टू म्यूज़िक, अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, मूवी में इन्वॉल्व हैं, देख रहे हैं, या आर बुक्स या स्टडी कर रहे हैं, बुक्स की स्टडी कर रहे हैं, एंड लॉट्स ऑफ वर्ड्स इंटरटेनमेंट, और दुनिया की बहुत सारी तफरीहात हैं इज़ इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में है। ठीक है, यानी कि दुनिया की एक बड़ी जो तफरी है वो इंग्लिश में है। अंडरस्टैंडिंग इट विदाउट ट्रांसलेशन फील्स, यानी ट्रांसलेशन के बगैर अंडरस्टैंड करना बिल्कुल ऐसे है। मोर ऑथेंटिक, बहुत ज़्यादा मुस्तनिद है, जैसा कि आप जानते हैं। यानी अंडरस्टैंडिंग इट इसे समझना, विदाउट ट्रांसलेशन फील्स, यानी बगैर ट्रांसलेशन के बहुत ऑथेंटिक है, बहुत मुस्तनिद है, जैसा कि आप जानते हैं। निदा सेड, बट आई स्टिल फील नर्वस टू स्पीकिंग इट। लेकिन मैं अभी तक परेशान होती हूँ या परेशानी महसूस करती हूँ, इसे बोलते हुए मैं परेशान हो जाती हूँ। वट इफ़ आई मेक मिस्टेक्स, वट क्या करूँ, इफ़ आई मेक मिस्टेक्स, अगर मैं गलती करती हूँ या मैं गलतियाँ करती हूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना है। सारा रिप्लाई, डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में ज़्यादा परेशान ना हो। मेकिंग मिस्टेक्स इज़ नेचुरल, गलतियाँ करना कुदरती है। एवरी टाइम यू स्पीक, हर वक्त जब आप बोलते हैं, यू गेट इट लिटिल बेटर, तो आप अच्छे से अच्छा थोड़ा बेहतर होते जाते हैं। थिंक ऑफ इट एज प्रैक्टिस, और इसे प्रैक्टिस के तौर पर लें, इसकी मश्क करें ज़्यादा से ज़्यादा। और एंड मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड, और बहुत से लोग समझते हैं, दैट यू आर लर्निंग, कि आप सीख रहे हैं। दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी परफेक्ट, वो आपसे तवक्को नहीं रखते कि आप परफेक्ट हैं, आप मुकम्मल हैं। ठीक है, और मोस्टली पीपल अंडरस्टैंड दैट यू आर लर्निंग, और बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग वो समझते हैं कि आप सीख रहे हैं, और वो आपसे तवक्को नहीं अभी रखेंगे कि आप अभी मुकम्मल हैं, परफेक्ट हैं। ठीक है, यानी आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो अभी आप गलतियां कर सकते हैं, और शुरू में हर कोई गलतियां करता है। निदा सेड, ओके यू आर राइट, ठीक है आप सही कह रहे हैं। आई थिंक, मेरा ख्याल है, आई विल गिव इट अ ट्राई, मैं कोशिश करूँगी, मैं ट्राई करती हूँ। आई विल ट्राई स्पीकिंग मोर इंग्लिश, मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश करूँगी। सारा रिप्लाइड, ऑफ कोर्स, बेशक, द मोर यू यूज़ इट, जितना ज़्यादा आप इसे यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इन डेली लाइफ, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, यानी जितना आप इसके साथ इन टच रहेंगे, द मोर नेचुरल यू विल फील इट, बहुत ज़्यादा कुदरती तौर पर आप इसको एंजॉय करेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे। यानी जितना ज़्यादा आप इसे इंग्लिश लैंग्वेज को आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज़्यादा ये नेचुरल वे में स्पीक आउट होता जाता है। यू हैव गॉट दिस निदा, यू आप इंशाल्लाह आप इसे करोगे और कामयाब होगे। ओके, ये हमारा डायलॉग था जो कि हमारे पास ये एक्टिविटी थी, और ये हमने सक्सेसफुली हैव डन।
that activity, and let's do see what the upcoming next. Okay, let's see. यस, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है वोकैबुलरी से रिलेटेड, एंड हेयर इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी रिलेटेड टू ईडियम्स. ईडियम्स को हम कहावतें बोलते हैं, ज़रबुल मिसाल भी बोलते हैं. और एन ईडियम इज़ अ सेइंग आर एक्सप्रेशन दैट सेज समथिंग वन थिंग लिटरली बट मीन्स समथिंग एल्स व्हेन एक्सप्लोर्ड इट इन कॉन्टेक्स्ट. एन ईडियम इज़ अ सेइंग, एक ईडियम जो है, ज़रबुल मिसल जो है, वो एक कहावत होती है और एक्सप्रेशन या एक बयान होता है दैट सेज वन थिंग, जो कि एक चीज़ लिटरली लफ्ज़ी तौर पर कहता है बट मीन्स समथिंग एल्स, लेकिन उसका मतलब दूसरा होता है, यानी उसका मीनिंग उसके और मीनिंग निकलता है. व्हेन एक्सप्लोर इट इन कॉन्टेक्स्ट, जब हम उसके मतन को एक्सप्लोर करते हैं या मज़ीद आगे जब देखते हैं तो उसका मीनिंग और होता है, लिटरली उसका मीनिंग और होता है और दूसरा उसका मीनिंग और होता है. फॉर एग्जाम्पल ईडियम्स हैं और उनके मीनिंग भी राइट किए गए हैं. ठीक है, फर्स्ट है लैंड अ हैंड. लैंड अ हैंड मीन मदद देना, टू प्रोवाइड हेल्प, मदद मुहैया करना, मदद देना. ठीक है, नेक्स्ट है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी ये एक ईडियम है, उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना, तेज़ बारिश होना. इट्स रेनिंग हार्ड, यानी सख्त बारिश होना, तेज़ बारिश होना. किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक पत्थर से दो परिंदे मार. लिटरली मीनिंग तो यही है, यानी एक तीर से दो शिकार. इसका मीनिंग क्या है? गेट टू थिंग्स डन विद अ सिंगल एक्शन, यानी एक अमल से दो चीज़ें करना, दो काम करना. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर वी कैन से दैट रिलेट टू सम लिवलीहुड, यानी किसी की रोज़ी के बारे में, और समवंस लिवलीहुड यानी रोज़ी, किसी की रोज़ी रोटी. ओके, डाउन टू अर्थ यानी बहुत आजिज़, इंकसार, आजिज़ी इंकसारी वाला. सिंपल, डिसेंट, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, यानी सादा, बहुत हकीकी और अमली, उसको हम डाउन टू अर्थ बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ हिट द सैक. सैक बोलते हैं बोरी को. हिट द सैक यानी बोरी को हिट करना, ठोकर लगाना, यानी अब मुझे काम नहीं करना है कि बस अब ये टाइम है रेस्ट का. गो टू स्लीप यानी सोने के लिए जाना. हिट द सैक बोरी को ठोकर लगाना, गो टू स्लीप सोने के लिए जाना. ओके, द लास्ट वन इज़ नो पेन नो गेन, यानी नो पेन दुख नहीं, नो गेन हासिल नहीं, यानी अगर दुख नहीं है तो सुख भी नहीं है, यानी सुख जो है वो दुख के साथ है. यू मस्ट वर्क फॉर, आपको काम करना चाहिए. वट यू वांट, अगर जो आप चाहते हैं, यानी जो आप चाहते हैं उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए काम करो. ये हमारे इडियम्स हो गए. और यहाँ पे राइट सेंटेंसेस यूजिंग द बिलो इडियम्स, यानी हमने ये हमारे पास एक्टिविटी है. लैंड अ हेल्पिंग हैंड यानी मदद देना. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बहुत ज़्यादा बारिश होना. डाउन टू अर्थ आजिज़ी इंकसारी वाला. तो इसके हम सेंटेंसेस देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यस, हियर इज द एक्टिविटी रिलेटेड टू इडियम्स, एंड द फर्स्ट वन इज़ लैंड अ हेल्पिंग हैंड. लैंड का मतलब होता है उधार देना, हेल्पिंग हैंड मदद करने वाला हाथ. ठीक है, माबन हाथ, मदद करना, यानी इसका मतलब होता है लैंड अ हेल्पिंग हैंड, मदद देना, मदद मुहैया करना, प्रोवाइड असिस्टेंस. ठीक है, टू मेक द सेंटेंस इज दैट सारा ऑलवेज ट्राइज टू लैंड अ हेल्पिंग हैंड. सारा हमेशा कोशिश करती है मदद देने की. व्हेन एवर हर फ्रेंड्स आर इन नीड, जब उसके दोस्तों को ज़रूरत होती है. जब उसके दोस्तों को ज़रूरत होती है वो हमेशा दूसरों की मदद करती है. ओके, Sarah always tries to lend a helping hand whenever her friends are in need. Okay, the next one is it's raining cats and dogs, यानी बहुत सख्त, बहुत तेज़ बारिश होना. Don't forget to take umbrella. Sorry, ये कंपोजिंग की मिस्टेक है. Don't forget to take umbrella. अम्ब्रेला लेना यानी छतरी लेना ना भूलिए. It's raining cats and dogs outside. बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ डाउन टू अर्थ, यानी बहुत आजी इंकसारी वाला. माई ग्रैंड फादर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाउन टू अर्थ. मेरे दादा जान बहुत ज़्यादा इंकसारी वाले आजिज़ लोगों में से एक हैं. आई नो, मैं जानती हूँ. ऑलवेज़ गिविंग ऑनेस्ट एडवाइस, वो हमेशा बहुत ईमानदारी से मशवरा देते हैं या नसीहत करते हैं. माई ग्रैंड फादर इज़ वन ऑफ द मोस्ट
down to earth people. I know I always no sorry always giving honest advice. वो हमेशा ईमानदारी से मशवरा देते हैं या नसीहत करते हैं. ओके, ये हमारे पास जो कंप्रीहेंशन, रीडिंग और जो वोकैबुलरी से रिलेटेड जो हमने एक्टिविटीज़ किए हैं वो हमारा ये पार्ट एक्सरसाइज में ये कंप्लीट हुआ. And if you have learned something useful from this video, please like the video and place a good comment in the comment box, and share the video with your siblings, friends and relatives. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support me. And don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. Remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Unit 6 First Aid Saves Life. इसके एक्सरसाइज का आज हम ग्रामर वाला पार्ट देखते हैं. और सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन है यूज़ ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब क्या होता है? जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के मेन एक्शन के बारे में बताता है. ठीक है, उसको मेन वर्ब बोलते हैं. द मेन वर्ब इज़ द वन दैट टेल्स यू द मेन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. यानी जो सब्जेक्ट के मेन एक्शन के बारे में हमें बताता है वो मेन वर्ब होता है. ठीक है, इट कैन स्टैंड अलोन इन सेंटेंसेस और कैन बी यूज्ड विद एन ऑक्सिलरी वर्ब. यानी ये हेल्पिंग वर्ब के साथ भी इस्तेमाल होती है मेन वर्ब, या फिर अकेले भी इस्तेमाल होती है. ठीक है, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में या पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ये अकेले इस्तेमाल होती है, और बाकी टेंसेस में ये बाकी जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शी एट अ पाई. शी एट अ पाई, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है. एट में एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के बगैर ही अकेले यूज़ हुई है. ठीक है, शी एट अ पाई, उसने पाई खाई. ठीक है, पाई एक इंग्लिश फूड है, या कह लें कि जिस तरह हम उर्दू में कह सकते हैं समोसा टाइप, या कह लें कि कोई बेकरी का कोई आइटम है, उसको पाई बोलते हैं. ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए, रफ़िया बेक्स कुकी. रफ़िया कुकी बिस्किट बनाती है. ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, और इसमें भी ये अकेले इस्तेमाल होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते. ठीक है, इसी तरह ये शी एट अ पाई, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ, और ये अकेले ही जो मेन वर्ब है अकेले ही इस्तेमाल हुई है. ठीक है, अच्छा, इन द अबव सेंटेंसेस एट एंड बेक्स आर द मेन वर्ब्स. हेयर दीज वर्ड्स स्टैंड अलोन. ठीक है, यानी ये जो मेन वर्ब्स हैं ये अकेले इस्तेमाल हुई हैं, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई है. ठीक है, और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बगैर ही मेन वर्ब इस्तेमाल होती हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब. यानी पहले आपने मेन वर्ब के बारे में जाना, और अब हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब्स वर्क टुगेदर विद मेन वर्ब. यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो मेन वर्ब के साथ इकट्ठे इस्तेमाल होती हैं, इकट्ठे काम करती हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स. यानी हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. ठीक है, और ये मेन वर्ब के साथ मिलकर काम करते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसके हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं. आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है. आई हैव फिनिश्ड, हैव हेल्पिंग वर्ब है, और फिनिश्ड मेन वर्ब है. ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है. सेकंड एग्जांपल देखिए, शी इज़ हेल्पिंग हर मदर इन कुकिंग. वो अपनी माँ की या अपनी वालदा की कुकिंग में या खाना पकाने में मदद कर रही है. इज़ हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग मेन वर्ब है. ठीक है, यानी जो मेन एक्शन है सब्जेक्ट का वो हेल्पिंग है, हेल्प करना है. ठीक है, तो वो मेन वर्ब है, और इज़ ऑक्सिलरी वर्ब है. ठीक है, अच्छा, इन दीज अबव सेंटेंसेस हैव एंड इज़ आर हेल्पिंग वर्ब्स, एंड फिनिश्ड एंड हेल्पिंग आर द मेन वर्ब्स. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं. यस, हियर इज़ द एक्टिविटी which is related to
आइडेंटिफाई द मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी हमने सेंटेंसेस से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए मैं आपको बताऊँ कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको मैंने ब्लू कलर से सर्कल किया है और जो मेन वर्ब है उसको अंडरलाइन किया है रेड कलर से, ठीक है। शी इज़ लिविंग, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, लिविंग छोड़ना यानी वो रवाना हो रही है, तो लिविंग ये मेन वर्ब है तो उसको अंडरलाइन किया है, ठीक है। शी इज़ लिविंग इज़ हेल्पिंग वर्ब, लिविंग मेन वर्ब। नेक्स्ट देखें, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ। एम हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग करना, कर रही हूँ जो मेन वर्ब है, ठीक है, मेन एक्शन है सब्जेक्ट का। डूइंग अंडरलाइन किया है उसको रेड कलर से, ठीक है, तो वो मेन वर्ब है। ओके नेक्स्ट देखिए, दे हैव डिसाइडेड टू एडवर्टाइज, दे हैव डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया है, टू एडवर्टाइज कि वो इश्तिहार मुश्तहर करेंगे, किसी भी चीज़ की मशहूरी करेंगे या इश्तिहार देंगे। दे हैव डिसाइडेड टू एडवर्टाइज, यहाँ पे हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और डिसाइडेड वो मेन वर्ब है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, फ्रैंक, फ्रैंक प्लेड टेनिस व्हेन ही वाज 12, फ्रैंक नेम है, फ्रैंक प्लेड फ्रैंक खेला टेनिस, फ्रैंक टेनिस खेला व्हेन ही वाज 12 जब वो 12 साल का था। तो प्लेड जो है वो मेन वर्ब है और वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वाज को सर्कल किया है और प्लेड को अंडरलाइन किया है जो मेन वर्ब है। ओके नेक्स्ट देखिए, आई हैड सीन द मूवी बिफोर, मैं इससे पहले ये मूवी देख चुका था। आई हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और सीन मेन वर्ब है, ठीक है। तो आई हैड सीन द मूवी बिफोर, मैं इससे पहले मूवी देख चुका था। ओके आई होप यू discriminate the between helping verb and main verb. ओके नेक्स्ट हमारे पास है कंजक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ओके कंजक्शंस भी यानी सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं और ट्रांजिशन डिवाइसेस भी ऐसे सेंटेंसेस और पैराग्राफ को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कंजक्शंस। कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट टू फ्रेजेस और क्लॉजेस, यानी कंजक्शंस ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं जो कि दो फ्रेजेस या क्लॉजेस को जोड़ते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। अच्छा ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या हैं? ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स, यानी जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं वो दो सेंटेंसेस या पैराग्राफ के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती हैं, ठीक है। जो कंजक्शंस हैं वो टू फ्रेजेस या टू क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं और जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं वो टू सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स को, टू पैराग्राफ्स को कनेक्ट करते हैं या रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन डिफरेंस है ये है। अच्छा नंबर 2 है कनेक्ट टू क्लॉजेस, यानी जो कंजक्शंस हैं वो टू क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। अच्छा ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या हैं? कनेक्ट टू सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स, यानी वो दो सेंटेंसेस या दो जुमलों या दो पैराग्राफ को जोड़ते हैं, ठीक है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं। ओके नेक्स्ट नंबर 3 देखिए, रिमूवल ऑफ अ कंजक्शन फ्रॉम अ सेंटेंस विल अफेक्ट द ग्रामर ऑफ द सेंटेंस, यानी अगर हम सेंटेंस से कंजक्शन को रिमूव कर दें, ख़त्म कर दें, तो उससे सेंटेंस पे ग्रामेटिकली अफेक्ट पड़ेगा, यानी वो ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस होगा, यानी प्रॉपर मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं करेगा। ओके नंबर 3 में ट्रांजिशनल डिवाइस में देखिए, रिमूवल ऑफ अ ट्रांजिशनल डिवाइस फ्रॉम अ सेंटेंस विल नॉट अफेक्ट द ग्रामर ऑफ द सेंटेंस। अच्छा ट्रांजिशनल डिवाइस को अगर हम सेंटेंस से रिमूव करते हैं या ओमिट करते हैं तो उससे सेंटेंस स्ट्रक्चर में ग्रामर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस यानी वो ग्रामेटिकल सेंटेंस करेक्ट होगा, उस पर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके नंबर नेक्स्ट देखिए, कंजक्शंस कौन कौन से हैं? एंड, बट, बिकॉज, इफ़, आफ्टर, एंड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे कंजक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा ट्रांजिशन वर्ड्स कौन कौन से हैं? बिफोर, वाइल, देन, एज अ रिजल्ट, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
यानी ये चीज़ें जो हैं ये ट्रांजिशन डिवाइसेस में आती हैं। और ट्रांजिशनल डिवाइसेस में आपको कंजक्शन और ट्रांजिशन डिवाइसेस में जो मेन डिफरेंस है आपको पता चल गया होगा कि ये जो कंजक्शन है वो क्लॉजेज या सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, क्लॉजेज या फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, और जो ट्रांजिशनल डिवाइस वर्ड्स हैं या डिवाइसेस हैं वो टू सेंटेंसेस या टू पैराग्राफ्स को कनेक्ट करते हैं या रिलेट करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे कंजक्शंस की एग्जांपल्स दी गई हैं, देखिए। आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स। एंड कंजक्शन वर्ड है, यानी ये कह लें कि एक तरह से एक ही सेंटेंस में टू फ्रेजेस को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, आई एम हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी। मैं भूखा हूँ लेकिन फ्रिज खाली है। तो यहाँ पे जो है ये टू फ्रेजेस को टू क्लॉजेस को कनेक्ट किया गया है। आई एम हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी। ओके, लेट मी नो इफ़ यू गो टू स्कूल। मुझे लेट मी नो, मुझे बताओ, इफ़ यू गो टू स्कूल, अगर आप स्कूल जाते हो, अगर आप स्कूल जाते हो तो मुझे बताओ। ठीक है, तो ये यानी फ्रेजेस को कनेक्ट किया गया है, क्लॉजेस को कनेक्ट किया गया है, सॉरी। अच्छा, ट्रांजिशन डिवाइसेस में देखिए, बिफोर लीविंग टर्न ऑफ द फैन प्लीज़। प्लीज़ यानी रवाना होने से पहले मेहरबानी करके पंखे बंद कर दीजिए। ओके, ये बिफोर जो है ये ट्रांजिशन डिवाइस है, यानी टू सेंटेंसेस के बीच में लेट किया गया है। ओके, और आपको पता है सेंटेंस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वो अपना जो है वो अपना मैसेज कन्वे करे। ठीक है, बिफोर लिविंग ये एक तरह से सेंटेंस ही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, आई फेल अस्लीप वाइल स्टडिंग एट माई डेस्क। मैं सो जाता हूँ अपने डेस्क के ऊपर पढ़ाई करने के दौरान मैं सो जाता हूँ। तो ये भी यानी सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है। देन आई वांट टू गो होम। ठीक है, फिर मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो ये बिफोर, वाइल, देन ये ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं। और इधर एंड, बट, इफ़ ये कंजक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसी से रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटी है कंजक्शन और ट्रांजिशन वर्ड्स के। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग कंजक्शंस एंड ट्रांजिशनल वर्ड्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी हमने इन स्टेटमेंट्स में कंजक्शन और ट्रांजिशनल वर्ड्स हमने अप्लाई करने हैं वर्ड्स। और सबसे पहले, डैश यू गो होम, मेक श्योर टू स्विच ऑफ द लाइट्स ऑफ द ऑफिस। यानी घर, यू गो होम, घर जाने से पहले, या ऐसे बिफोर यू गो होम ऐसे भी कह सकते हैं, या जबकि घर जाने के दौरान मेक श्योर टू स्विच ऑफ द लाइट्स ऑफ द ऑफिस, कि अपने ऑफिस की जो लाइट्स हैं वो यकीनी बनाएं उसको बंद करना। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे बिफोर ज़्यादा सूटेबल वर्ड है, वाइल समझने के मिसकम्पोज हुआ है। ठीक है, तो बिफोर यू गो होम मेक श्योर टू स्विच ऑफ द लाइट्स ऑफ द ऑफिस। ठीक है, यानी घर जाने से पहले आप ऑफिस की लाइट्स बंद कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है, आई लाइक ग्रेप्स एंड बनानास। मैं ग्रेप्स और बनाना यानी अंगूर और केले खाना पसंद करता हूँ। मुझे केले और सेब पसंद हैं। आई लाइक ग्रेप्स एंड बनानास। ओके, एंड यानी ये वो है कंजक्शन वर्ड है। इसी तरह, लेट मी नो इफ़ यू वांट टू गो होम अर्ली। तो ये भी कंजक्शन वर्ड है। आई वॉज ईटिंग स्नैक्स एंड इंजॉइंग अ मूवी। मैं स्नैक खा रहा हूँ और मूवी इंजॉय कर रहा हूँ। या ऐसे भी कह सकते हैं, आई वाज ईटिंग स्नैक्स वाइल इंजॉइंग अ मूवी, यानी मूवी से लुत्फ़अंदोज़ होने के दौरान मैं स्नैक खा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, यानी एंड भी यूज़ कर सकते हैं और वाइल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हमारी कंजक्शन और ट्रांजिशन वर्सेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन। ठीक है, यानी हमने नाउन से एडजेक्टिव्स की फॉर्मेशन करनी है।
We can form adjectives from nouns by adding suffixes to a noun. यानी noun के साथ हम suffix ऐड करेंगे, यानी noun के end पे हम कुछ letters या group of letters के addition से हम adjective की formation करेंगे. The adjectives that are formed by adding y or al or ial or ish or ic as a suffix as given below in the table. वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस होगी. इफ़ द नाउन हैज़ एन ई इन द एंडिंग, अगर नाउन के एंड पे ई आ रहा है, इट इज़ रिमूव्ड एंड वाई और ए एल आई ए एल इज़ एडिड एज अ सुफिक्स टू द नाउन टू फॉर्म एडजेक्टिव. ठीक है, यानी अगर नाउन के एंड पे ई लेटर आ रहा है तो उसको जब हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो वो ई को ओमिट कर देंगे और साथ में वाई का एडिशन करेंगे या ए एल का या आई ए एल का. ठीक है, जैसे प्रैक्टिस के लिए देखिए टेबल दिया गया है. सुफिक्स नाउन, यानी फर्स्ट कॉलम में सुफिक्स हैं, सेकंड कॉलम में नाउन और थर्ड कॉलम में एडजेक्टिव. अच्छा, हमारे पास नाउन है लक. लक, इसको हम एडजेक्टिव बनाएंगे लकी, वाई का एडिशन करेंगे एंड पे लकी. लक किस्मत, खुशकिस्मत. लकी खुशकिस्मत, लकी मैन, खुशकिस्मत मैन. एडजेक्टिव है, सिफ्त है, क्वालिटी है. ओके, एक्सीडेंट हादसा, एक्सीडेंटल हादसाती. ठीक है, एक्सीडेंटल. ओके, यहाँ पे है फाइनेंस. फाइनेंस यानी माली लिहाज से, माली पोजीशन. तो इसको एंड पे ई हटा के, यानी इस नाउन के एंड पे ई आया है, ई लेटर को ओमिट करेंगे और आई ए एल का एडिशन करेंगे. फाइनेंशियल माली, फाइनेंस मालियात. ओके, नेक्स्ट है चाइल्ड. चाइल्ड मीन बच्चा, नाउन है. और चाइल्डिश, आई एस एच का एडिशन करेंगे, चाइल्डिश यानी बचगाना. एडजेक्टिव है, सिफ्त है. ओके, नेक्स्ट है आर्टिस्ट. आर्टिस्ट फनकार. आर्टिस्टिक, आई सी का एडिशन करेंगे, आर्टिस्टिक यानी फनकाराना, ऐसे भी हो सकता है, फनकाराना. ओके, तो ये हमारे एडजेक्टिव हो गए. यानी नाउन से जब हम एडजेक्टिव की फॉर्मेशन करेंगे तो सुफिक्स लगाएंगे, और अगर नाउन के एंड पे ई लेटर आ रहा है तो उसको ओमिट करके कोई भी वाई या ए एल आई ए एल का एडिशन करेंगे. ठीक है, तो वो हमारे पास जो हैं वो एडजेक्टिव हो जाएंगे, आ जाएंगे. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन द एडजेक्टिव्स ऑफ दीज नाउन्स. यानी एडजेक्टिव से नाउन से एडजेक्टिव फॉर्मेशन से रिलेटेड एक्टिविटी है. फर्स्ट कॉलम में नाउन है और उससे एडजेक्टिव हमने फॉर्म करने हैं. फर्स्ट वर्ड है जो नाउन है लेंथ. लेंथ मीन लंबाई, लेंथी. ठीक है, वाई का एडिशन करेंगे, लेंथी. ओके, नेक्स्ट है नेचर. नेचर का ई ओमिट करेंगे, ए एल का एडिशन करेंगे, नेचुरल, नेचर नेचुरल. नेक्स्ट है मैजिक. मैजिक यानी कोई जादू, मैजिकल जादुई. ठीक है, मैजिकल, ए एल का एडिशन करेंगे, मैजिकल. लेंथी, नेचुरल, मैजिकल, ये एडजेक्टिव हैं. ठीक है, जो कि नाउन से फॉर्म हुए हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन क्लॉजेज एंड रिलेटिव क्लॉजेज. अच्छा, कंपैरिजन क्लॉजेज क्या होती हैं? कंपैरिजन क्लॉजेज जो एक ही सेंटेंस में, एक ही क्लॉज में, यानी किस चीज़ का कंपैरिजन किया गया हो, कंपैरेटिवली रिलेट कर रही हो चीज़ें, तो उसको कंपैरिजन क्लॉज बोलेंगे. अच्छा, यहाँ पे अ कंपैरेटिव क्लॉज इज़ अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज. जो कंपैरेटिव क्लॉज है वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज की टाइप है या किस्म है. दैट फॉलोज द कंपैरेटिव फॉर्म of an adjective or adverb and begins with as, then or like. ठीक है, यानी वो उसमें जो कंपेरेटिव फॉर्म है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के होते हैं और उसको कंपेयर के साथ किया जाता है. एज, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर. शी इज़ मोर, शी इज़ ब्राइटर देन द सन, देन द मून, ऐसे कह सकते हैं. सन इज़ मोर ब्राइटर देन सन. ठीक है, कंपेयर करना, कंपेरेटिव करना. ओके, और या. ठीक है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल और द होम.
ठीक है। तो इस तरह जो कंपैरेटिवली जो हम यूज़ करते हैं उसको, यानी एडजेक्टिव या जो एडवर्ब होते हैं उसको एज, देन, और के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। इन लेटर्स को वर्ड्स को यूज़ करते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स अ कंपैरेटिव क्लॉज एक्सप्रेसेस अ कंपैरिजन, ठीक है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि जो कंपैरेटिव क्लॉज है वो कंपैरिजन को एक्सप्रेस करती है, बयान करती है, ठीक है। मुवाज़ने के बारे में हमें बताती है, इन दो चीज़ों के दरमियान मुवाज़ना दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान मुवाज़ना करना, कंपैरिजन करना। ओके, फॉर एग्जांपल, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज सनशाइन। उसकी स्माइल ऐसी चमकदार है जैसे कि सूरज की धूप। एज ब्राइट एज सनशाइन, जो एज है वो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए यूज़ हुआ है और इसको हम कंपैरेटिव क्लॉज कहेंगे, ठीक है। माई हाउस इज़ बिगर देन योर्स। मेरा हाउस आपके घर से बड़ा है। देन जो है यहाँ पे कंपैरिजन के लिए यूज़ हुआ है, तो ये कंपैरेटिव क्लॉज है। इसी तरह द रूम स्मेल्स लाइक फ्लावर्स। रूम्स में कमरे में फूलों की जैसी खुशबू आ रही है, तो लाइक जो है यहाँ पे कंपेयर किया गया है फूलों के साथ, स्मेल्स को फूलों के साथ किया गया है, रूम्स की स्मेल को। तो यहाँ पे लाइक जो है वो कंपैरेटिव है और कंपैरिजन के लिए यूज़ हुआ है और ये कंपैरेटिव क्लॉज है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आई थिंक there is an activity related to comparative clause. Okay, complete the sentences below with appropriate comparative structure. यानी हमने sentences को complete करना है comparative structure से। नंबर 1 है he is better dash his brother, कि हमने जैसा कि आपने पहले जाना है कि देन, एज और लाइक ये जो हैं कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। इनको यूज़ करते हुए हमने दूसरा कंपैरिजन करना है। ही इज़ बेटर देन हिज ब्रदर, ठीक है। वो उसके भाई से, अपने भाई से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इस तरह आई एम जस्ट अ स्टबॉर्न एज माई मॉम। मैं अपनी माँ के जैसे ज़िद्दी हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट एज स्टबॉर्न एज माई मॉम। एज यहाँ पे कंपेरिजन है किया गया है। शी लुक्स लाइक हर मदर। वो अपनी माँ के जैसी दिखती है, ये वो अपनी माँ की जैसी है। शी लुक्स लाइक हर मदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव क्लॉजेस। रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं, यानी जो रिलेट करते हैं टू सेंटेंसेस क्लॉजेस को। अ रिलेटिव क्लॉज इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज विच स्पेसिफाइज आर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और थिंग। यानी जो रिलेटिव क्लॉज है वो एक तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसमें जो शख्स या चीज़ के बारे में एक मखसूस शख्स या चीज़ के बारे में हमें एक मखसूस जो है इंफॉर्मेशन देती है, मालूमात देती है। रिलेटिव क्लॉजेस कम्स आफ्टर नाउन, प्रोनाउन एंड यानी रिलेटिव क्लॉज जो है वो नाउन या प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल होती है। एंड इन इंग्लिश, और इंग्लिश में ऑफन बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। अक्सर ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ शुरू होती है, सच एज हु, विच, दैट। यानी हु, विच, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। यानी एक ही सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में रिलेट करती है जो क्लॉज, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं, ठीक है। हु, विच और दैट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा इज़ माई ब्रदर। द बॉय नाउन है, हु इज़ ईटिंग, हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा, जो कि पिज़्ज़ा खा रहा है, इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ठीक है। यानी वो लड़का जो पिज़्ज़ा खा रहा है वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे हु जो है वो रिलेट कर रहा है, तो ये रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। और जो रिलेट कर रहा होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अच्छा, हेयर हु इज़ द रिलेटिव क्लॉज। ओके, नेक्स्ट है ही इज़ लुकिंग फॉर अ बैग विच इज़ ही हैज़ लॉस्ट। यानी वो एक बैग तलाश कर रहा है जो कि वो खो चुका है। हेयर विच जो है वो रिलेटिव क्लॉज है, यानी इसमें जो है ही इज़ लुकिंग फॉर बैग, वो बैग तलाश कर रहा है,
यानी विच से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये नाउन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ही हैज़ लॉस्ट जो कि वो गुम कर चुका है, यानी हु, विच और दैट ये हैं रिलेटिव क्लॉज हैं, ठीक है। यानी रिलेटिव क्लॉज या ये रिलेटिव प्रोनाउन भी इसे बोलते हैं, और रिलेटिव यानी जो सेंटेंस में जहाँ भी ये इस्तेमाल हुआ होगा वो रिलेटिव क्लॉज कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है, रीअरेंज द रिलेटिव क्लॉज इन द करेक्ट ऑर्डर। यानी हमने ये मिक्स सेंटेंस है, यानी जो वर्ड्स हैं वो मिंचल किए हुए हैं और उसको हमने ऑर्डर में राइट करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रूट, ऑन, दैट, नॉट, फ्रेश, यानी इसको हमने ऑर्डर में आप राइट करेंगे। फ्रूट इज़ नॉट फ्रेश दैट इज़ ऑन द टेबल, यानी कि फल ताज़ा नहीं है जो कि टेबल पे पड़े हैं या जो टेबल पे रखे हैं, यानी फ्रूट इज़ नॉट फ्रेश दैट क्या है, ये रिलेटिव क्लॉज है, दैट। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस को ऑर्डर करेंगे, जैसे बैग विच हैज़ ही लॉस्ट, इसको ऑर्डर करेंगे। ही इज़ लुकिंग फॉर अ बैग विच ही हैज़ लॉस्ट, ही इज़ लुकिंग फॉर बैग, वो एक बैग तलाश कर रहा है, विच ही हैज़ लॉस्ट जो कि वो गुम कर चुका है। विच जो है वो रिलेटिव क्लॉज है या रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये दैट, विच जो है ये रिलेटिव क्लॉजेस हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि यानी जो गुजरा हुआ वक्त है उसमें हमारा काम का कुछ हिस्सा हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, और हमारा काम ये तकरीबन ख़त्म हो गया, ठीक है। उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस से डिनोट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड फॉर पास्ट एक्शंस, यानी जो पास्ट में किए गए एक्शंस हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। ऑलरेडी फिनिश्ड, पहले से ख़त्म हो चुका हुआ होता है। व्हेन अनदर पास्ट एक्शन हैपेंड, जबकि दूसरा जो काम रोनमा होता है, ठीक है, यानी वो पास्ट एक्शन में हो चुका होता है। इट आल्सो यूज फॉर अनरियल एंड इमेजिनरी थिंग्स, ये गैर हकीकी और ख्याली चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विशेज़ इन द पास्ट, यानी माजी में कोई किसी ख्वाहिश का या ख्याली चीज़ों का या गैर हकीकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जैसे उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड, नॉट का एडिशन करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम बिगनिंग में शुरू करते हैं, बिगनिंग में यूज़ करते हैं, सेंटेंस के बिगनिंग में आता है, और फिर सब्जेक्ट और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट इससे रिलेटेड आई थिंक देयर आर these are examples. The players had lost heart before the match even finished. The players had lost heart, यानी खिलाड़ी जो हैं वो दिल छोड़ चुके थे मैच ख़त्म होने से पहले, ठीक है। मैच ख़त्म होने से पहले खिलाड़ी दिल छोड़ चुके थे, छोड़ चुके थे, ऐसे उर्दू में करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, द प्लेयर्स हैड नॉट, इसका नेगेटिव है, प्लेयर्स हैड नॉट लॉस्ट हार्ट बिफोर द मैच एंडेड, ठीक है। मैच ख़त्म होने से पहले खिलाड़ियों ने दिल छोटा नहीं किया था। हैड द प्लेयर्स लॉस्ट हार्ट बिफोर द मैच फिनिश्ड, क्या मैच ख़त्म होने से पहले खिलाड़ियों ने हिम्मत हारी थी या दिल छोटा किया था। ये इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव उसकी फॉर्मेशन है। और नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है, राइट दी सेंटेंसेस विद नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म इन योर नोटबुक्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटेंस हैं, उनको हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में राइट करना है। कौन कौन से? शी हैड ड्रॉन अ गुड लैंडस्केप, यानी उसने एक अच्छा लैंडस्केप, एक अच्छी तस्वीर, कुदरती मनाज़िर की एक अच्छी तस्वीर खींची है या बनाई थी, थी। हैड ड्रॉन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ड्रा, ड्रू, ड्रॉन। तो यहाँ पे
इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है वो हम राइट करेंगे। नेक्स्ट है ही हैड ईटन ऑल द स्नैक्स, वो सारे स्नैक्स जो है वो ख़त्म कर चुका था, खा चुका था। ठीक है, हैड हेल्पिंग वर्ब है और ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ओके, नेक्स्ट है इसका भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखेंगे। वी हैड प्लेड वीडियो गेम्स, हम वीडियो गेम्स खेल चुके थे, तो इसका हैड प्लेड थर्ड फॉर्म है और इसमें भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म राइट करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, यहाँ पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की गई है, जो कि हमारी एक्टिविटी थी। टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड थी। और यहाँ पे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वन, शी हैड ड्रॉन अ गुड लैंडस्केप, ये इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव करेंगे। शी हैड नॉट ड्रॉन अ गुड लैंडस्केप। ठीक है, और इसका इंट्रोगेटिव देखिए, हैड शी ड्रॉन अ गुड लैंडस्केप। ठीक है, यानी नेगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का एडिशन किया है और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिगनिंग में हमने राइट किया है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वन है, ही हैड ईटन ऑल द स्नैक्स, इसका नेगेटिव होगा, ही हैड नॉट ईटन ऑल द स्नैक्स, ही हैड नॉट। ठीक है, नॉट का एडिशन किया है। इंट्रोगेटिव में हैड ही ईटन ऑल द स्नैक्स और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह वी हैड प्लेड वीडियो गेम्स, हम वीडियो गेम्स खेलते थे। वी हैड नॉट प्लेड वीडियो गेम्स, यहाँ पे नॉट का एडिशन किया हैड के साथ और इंट्रोगेटिव में हैड वी प्लेड वीडियो गेम्स और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हमारे पास नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस। अच्छा, जो फॉर और सिंस है ये ड्यूरेशन के लिए यूज़ होते हैं, फिक्स टाइम के लिए और ड्यूरेशन के लिए, और ये अमूमन पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। और फॉर जो है वो ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है और जो सिंस है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, यानी जिस टाइम से वो काम स्टार्ट हुआ हो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से अगर किसी काम का आगाज़ हो रहा है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। और ये अमूमन सिंस जो है ये पास्ट टेंस में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट टेंस से रिलेट करता है। और जो फॉर है वो ड्यूरेशन के लिए, यानी कितना दुरानिया, कितना टाइम पीरियड कितना गुजर चुका, तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर में हमें पता चल जाता है कि इतना टाइम, हमें यानी टाइम का पता होता है, तो उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। ड्यूरेशन के लिए हम फॉर लगाएंगे और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। ओके, रीड द गिवन टेक्स्ट बिलो एंड अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस। ओके, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, वन फॉर एंड द अदर फॉर सिंस। ओके, we use for to talk about the length of time, a period of time, यानी किसी वक्त की लंबाई के लिए, उसके दौरानिए के लिए हम for का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी है कितना अरसा, यानी वो काम हुआ, तो उसके लिए हम for का वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन है ये। और since जो है we use since to talk about a point in the past, आ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, यानी हम जो सिंस है वो पास्ट के लिए या कोई स्पेसिफिक जो पॉइंट होता है पास्ट में, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं सिंस। ठीक है, यानी ये पास्ट टेंस से ज़्यादा रिलेट करता है। ओके, नेक्स्ट है फॉर प्लस टाइम पीरियड, फॉर नंबर और टाइम पॉइंट। अच्छा, यानी इसमें टाइम पीरियड के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, नंबर के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह ड्यूरेशन उसमें नंबर आ जाएंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। टाइम वर्ड के लिए यूज़ करेंगे, जैसे 5 मंथ्स हैं या कोई भी 3 सेंचुरीज़, 8 years या ऐसे। और इसके लिए सिंस का क्या है कि सिंस जो है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं और डेट और टाइम के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे 8 o'clock 1 जुलाई 1994, यानी डेट और टाइम आ गया। ठीक है, और मंडे दिसंबर, बिगनिंग ऑफ द टाइम, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंस।
और यानी ये दिनों के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले, और जो बिगनिंग ऑफ द टाइम है यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम है उसके साथ हम सिंस चूज़ करेंगे। या फिर ये जो टाइम का नेम है जैसे 8 o'clock, 1 जुलाई डेट है, फिर 1994 डेट है, ठीक है, इसके साथ हम यूज़ करेंगे। और ये फॉर का इस्तेमाल किसके साथ, यानी टाइम पीरियड है 7 मिनट्स, नंबर है 3 वीक्स 5 मंथ्स, ठीक है, नंबर साथ में 8 years 3 centuries, एवर, कभी भी एवर के साथ भी हम फॉर ही यूज़ करते हैं, ठीक है, एवर के साथ हम फॉर यूज़ करेंगे हमेशा, कभी कभी। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं। फॉर का सेंटेंस देखिए, शी हैज़ बीन इन प्रिजन फॉर 6 months, ठीक है, यानी हमें ड्यूरेशन पता चल गई कि 6 months यानी 6 महीने, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। इसी तरह यू हैव प्लेड फुटबॉल फॉर 10 years, 10 years, 10 जो है हमें पता चल गया कि इतना ड्यूरेशन है, तो उसके साथ भी हम फॉर प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करेंगे। इसी तरह यहाँ पे सिंस की एग्जांपल में देखिए, ही हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 1993, यानी वो यहाँ पे 1993 से रह रही, लेकिन हमें ड्यूरेशन नहीं पता कि कितने बजे यानी कितना अरसा वो यहाँ पे रहती रही है, तो यहाँ इसके लिए सिंस लगाएंगे, ठीक है, यानी वो ही हैज़ लिव्ड रहता रहा है, तो वो पास्ट की बात हो रही है तो सिंस लगाएंगे, ठीक है। वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम का पता है और हमें ड्यूरेशन का नहीं पता, इसलिए यहाँ पे हम सिंस का जो वर्ड है वो यूज़ कर रहे हैं, प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आई हैवंट रिडन राइड रोड रिडन अ हॉर्स सिंस आई वाज 9, यानी कि मैं जब 9 साल का था तब से मैं घोड़े की सवारी करता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंस है वो स्टार्टिंग पॉइंट पास्ट में जो शो हो रहा है उसके लिए हम यूज़ करेंगे। इसमें हमें ड्यूरेशन का नहीं पता, तो इसलिए हम सिंस का वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। यानी सिंपल इसमें ये बात है कि ड्यूरेशन के लिए फॉर और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करेंगे। ओके, इसी से रिलेटेड सिंस और फॉर से रिलेटेड एक्टिविटी है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग फॉर एंड सिंस। नंबर 1 देखिए, दे हैव लिव्ड इन अमेरिका डैश 2004, ठीक है, यानी हमें टाइम का पता है, ड्यूरेशन नहीं पता है, तो इसके लिए हम सिंस चूज़ करेंगे, ठीक है। दे हैव लिव्ड इन अमेरिका सिंस 2004। ओके, नेक्स्ट है माई फ्रेंड हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे अरसे से, ड्यूरेशन पता चल गई, लॉन्ग टाइम है, तो उसके लिए फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह वी हैव हैड दिस कार डैश 1995, यस, यहाँ पे देखिए वी हैव हैड दिस कार सिंस 1995, यानी हमें टाइम का पता है, ड्यूरेशन का नहीं पता है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम यानी ये कार हमारे पास 1995 से है, तो ये सिंस यहाँ पे लगाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हमें पता है, ड्यूरेशन नहीं पता कि कितना अर्सा हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है वी हैव बीन वर्किंग इन हिज ऑफिस डैश 3 years, यहाँ पे हमें ड्यूरेशन का पता है 3 years यानी 3 सालों से, तो यहाँ पे हम फॉर का वर्ड यूज़ करेंगे। और इसी तरह अहमद हैज़ स्टडीड डैश 2 hours, यहाँ पे 2 hours ड्यूरेशन हमें पता है, तो इसके लिए भी हम फॉर का वर्ड चूज़ करेंगे, ठीक है। अहमद हैज़ स्टडीड फॉर 2 hours। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या एक्टिविटी है ग्रामर से रिलेटेड। यस, हमारे पास है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में पैरेंथेसिस आर पंक्चुएशन मार्क्स दैट ऑलवेज कम इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर्स में आती है पैरेंथेसिस, एंड वी यूज पैरेंथेसिस टू इनक्लोज एडिशनल इंफॉर्मेशन, नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन टू क्लैरिफाई, एक्सप्लेन और ऐड अ साइड नोट इन अ सेंटेंस, यानी हमने अगर सेंटेंस में किसी चीज़ का एडिशन करना है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, या कह लें कि जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन या नॉन इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है क्लैरिफाई करने के लिए, वजाहत देने के लिए, तो उसको हम पैरेंथेसिस में राइट करते हैं। और या साइड नोट करना होता है या किसी चीज़ का एडिशन करना होता है तो उसे भी हम पैरेंथेसिस में राइट करते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स, इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। आई वेंट टू द सिनेमा टू मीट मुर्तज़ा,
माई यंगर ब्रदर, यानी मुर्तज़ा, यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट है। आई वेंट टू द सिनेमा टू मीट मुर्तज़ा, यानी मैं सिनेमा मुर्तज़ा से मिलने गया। मुर्तज़ा कौन है? माई यंगर ब्रदर, यानी उसको एक्सप्लेन किया गया है माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई। ओके, नेक्स्ट है आई लॉस्ट माई फ़ोन एंड iPhone 11 ऑन माई वे होम फ्राम स्कूल, यानी मैं घर से स्कूल से घर ऑन माई वे होम फ्राम स्कूल, यानी स्कूल से आते हुए घर वापसी पर मेरा जो फ़ोन था, जो कि iPhone 11 था, वो गुम हो गया। ठीक है, यानी फ़ोन तक हमें समझ आ गई, लेकिन वो उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया एंड iPhone 11। ठीक है, तो उसको पैरेंथेसिस में राइट किया। इसी तरह आई मिस मुजीब माई बेस्ट फ्रेंड एवरी डे, माई बेस्ट फ्रेंड कौन है? मुजीब। ठीक है, मुजीब को एक्सप्लेन किया है और एडिशन किया है, तो उसको हम पैरेंथेसिस में राइट करेंगे। ओके, यानी पंक्चुएशन में हमें पता चल गया कि पैरेंथेसिस में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसको राइट करना, या कह लें कि किस चीज़ का एडिशन करना या कोई साइड नोट करना, उसको हम पैरेंथेसिस में राइट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास यूज़ पैरेंथेसिस वेयर नीडेड इन दी सेंटेंसेस, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस राइट किए हुए थे, उसको हमने खुद पैरेंथेसिस में राइट करना है कि किसको हमने पैरेंथेसिस में राइट करना है। आई गेट बैक टू यू टुमारो फ्राइडे, मैं कल तुम्हारे पास होऊंगा फ्राइडे, यानी फ्राइडे जो है वो पैरेंथेसिस में राइट करेंगे। एडिशनल नोट है तो उसको पैरेंथेसिस में राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है यू पुट 54 बुक्स ऑन दैट शेल्फ, यानी यहाँ पे 54 के साथ जो नंबर है उसको हम पैरेंथेसिस में राइट करेंगे, यानी 54 बुक्स जो हैं वो शेल्फ में रखी हैं। ओके, वी आर गोइंग टू विज़िट लाहौर, हम लाहौर सैर के लिए जा रहे हैं। अ सिटी ऑफ पाकिस्तान दिस स्प्रिंग, इस महीने, इस बहार, यानी अ सिटी ऑफ पाकिस्तान, लाहौर जो है अ सिटी ऑफ पाकिस्तान, इसको हम पैरेंथेसिस में ऐड करेंगे। सिटी कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी CCWU is one of the famous universities of पंजाब, यानी सिटी कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जो है ये इसका एब्रीवेशन CCWU, ये पंजाब की मशहूर यूनिवर्सिटियों में से एक है, तो इसको हम पैरेंथेसिस में राइट करेंगे जो इसका एब्रीवेशन है। आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड माँ माई डैड्स मॉम टुडे, यानी मैं आज अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ। तो ग्रैंड माँ का जो इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया माई डैड्स मॉम, उसको हम पैरेंथेसिस में राइट करेंगे। ठीक है, तो आज हमने ये ग्रामर में जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे इंक्वायर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, और मैं इंशाल्लाह आई विल आंसर टू योर क्वेश्चन। एंड इफ़ यू लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ like the video and place a good comment in the comment box, and share the video with your friends, relatives and siblings. And if you are the new one on this channel, please support my channel and subscribe and like the video, and don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Remember me in your prayer. Bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Unit 6 फर्स्ट एड सेव्स लाइफ, इसकी एक्सरसाइज का आज हमने लास्ट पार्ट जो कि राइटिंग स्किल से रिलेटेड है वो हम देखेंगे, और इसमें राइटिंग स्किल में इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में जानेंगे। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में जो उसके पार्ट्स हैं कि किस तरह लेटर राइट किया जाता है, उसके कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। रीड द गिवन पार्ट्स इन एन इनफॉर्मल लेटर, यानी इनफॉर्मल लेटर में जो पार्ट्स होते हैं वो जहाँ पे
एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे पहले एड्रेस आ जाता है। एड्रेस इज़ ऑलवेज रिटन ऑन द टॉप ऑफ लेफ़्ट कॉर्नर, यानी लेफ़्ट कॉर्नर में हम हमेशा एड्रेस टाइप करते हैं, यानी जो लिखने वाला होता है उसका एड्रेस टाइप किया जाता है, ठीक है। यानी जो लेटर राइट कर रहा होता है उसका एड्रेस टाइप किया जाता है। और फिर डेट मेंशन की जाती है। डेट इज़ मेंशन अंडर द हेडिंग, यानी हेडिंग के नीचे हम डेट मेंशन करते हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में अक्सर जो है वो कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स होते हैं, यानी तारफ़ी एजाज़ी जो वर्ड्स होते हैं वो हम राइट करते हैं। सैल्यूटेशन इज़ द कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स यूज टू एड्रेस द पर्सन, ठीक है। यानी जिसे हम ख़त लिख रहे होते हैं उसको ऑनर देते हैं, उसको एक तरह से कम्प्लीमेंट्री हम तारफ़ी हम लिख रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी हम किसे लेटर राइट कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स को राइट करना है तो डियर फ्रेंड, अगर पेरेंट्स को राइट करना है तो डियर पेरेंट्स, या कोई भी जिसको हम राइट कर रहे होते हैं उसके बारे में हमने ये कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स राइट करना होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी, यानी जिस बारे में हम लेटर राइट कर रहे हैं वो उसके बारे में हमने वो बॉडी में हम वो सारा एक्सप्लेन करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है। यानी जो हम जिस चीज़ के बारे में हम लेटर लिखना चाह रहे हैं उसके बारे में टेक्स्ट जो है वो हम बॉडी के पार्ट में हम राइट करेंगे। इट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द लेटर, यानी बॉडी में जो मेन मैसेज होता है लेटर का वो हम राइट करते हैं। इट इज़ रिटन इज़ अ फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, ये पैराग्राफ की सूरत में राइट किया जाता है। देन है हमारे पास क्लोजिंग जब हम लेटर हम राइट कर चुके होते हैं तो हम क्लोजिंग करते हैं, एंड करते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द क्लोजिंग लाइन इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, यानी जो क्लोजिंग लाइन का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटलाइज होगा, कैपिटल लेटर में होगा। और सिग्नेचर द नेम ऑफ द सेंडर इज़ रिटन टू एंड द लेटर, ठीक है। यानी एंड पे हम जो लेटर राइट कर रहा होता है, जो सेंड कर रहा होता है लेटर, उसका नेम राइट किया जाता है, उसके सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्जाम्पलरी लेटर होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड पे एड्रेस राइट किया है, सबसे ऊपर 1 2 3 कॉमा अब ब्लॉक कॉमा, यानी फॉर एग्जांपल के तौर पर XYZ सिटी नेम है। और फिर डेट मेंशन होती है March 4 कॉमा एंड 2022, ठीक है, ये डेट मेंशन होती है। और फिर सैल्यूटेशन यानी डियर साथ, यानी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स होते हैं, तारफ़ी वर्ड्स होते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। डियर साथ कॉमा लगाएंगे। अच्छा, डियर साथ, ये देखें डियर का D कैपिटल है और साथ का यानी नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। और फिर जो है जो मेन मैसेज होता है लेटर लिखने वाले का, जो बॉडी में वो हम राइट करते हैं। जैसे यहाँ पे है आई होप यू आर डूइंग वेल नाउ, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे जा रहे होंगे। आई रिसीव योर लेटर, मुझे आपका ख़त मिला। यस्टरडे कल, मुझे आपका कल ख़त मिला। एंड गो टू नो, और मुझे मालूम हुआ अबाउट योर फादर्स हेल्थ, आपके वालिद साहब की सेहत के बारे में मैंने जाना। आई होप अंकल इज़ रिकवरिंग वेल फ्राम द कोविड-19 इन्फेक्शन, मुझे उम्मीद है कि अंकल बेहतर हो रहे होंगे, सेहयाब हो रहे होंगे कोविड-19 इन्फेक्शन से। यानी कोविड-19 की जो इन्फेक्शन है या कह लें कि उसकी इन्फेक्शन से बेहतर महसूस कर रहे होंगे और सेहयाब हो रहे होंगे। आई बिकेम रियली वरीड, मुझे हकीकी तौर पर बहुत परेशानी हुई, मैं बहुत परेशान हो गई। व्हेन आई केम टू नो, जब मैंने जाना ही हैड बीन इन्फेक्टेड, कि वो इससे मुतासरा हैं। गिव हिम हेल्दी फूड, उन्हें सेहतमंद ग़िज़ा दें। इवन इफ़, हता कि ही डजेंट लाइक इट, कि वो इसे पसंद नहीं करते, यानी उन्हें हेल्दी फूड दें, यानी सेहतमंद खुराक दें, बेशक अगरचे वो इसे पसंद नहीं करते, इसे लेना पसंद नहीं करते। ही विल बी बेटर सून, वो जल्द ही सेहयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, ये बॉडी जो है वो पैराग्राफ की सूरत में लिखी जाती है, जो मेन मैसेज होता है। तो ये देखें नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई वांटेड टू शेयर सम इंफॉर्मेशन विद यू ऑन कोविड-19, मैं आपके साथ कोविड-19 के मुतल्लिक कुछ मालूमात शेयर करना चाहती हूँ। दैट आई हैव रिसीव्ड फ्राम माई अंकल, जो कि मैंने अपने अंकल से रिसीव की, वसूल की। डॉक्टर जैन, जो कि डॉक्टर जैन हैं, यानी मेरे अंकल जो कि डॉक्टर जैन, उनसे मैंने ये मालूमात ली हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। द मोस्ट
कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड यानी कोविड की जो आम सी जो मुश्तरका जो सिम्टम्स हैं, जो आम सिम्टम्स हैं, इलामात हैं वो हैं आर कफ, सोर थ्रोट, फीवर, कोल्ड एंड फिटीग। अच्छा, आर कफ कहते हैं खांसी को, सोर थ्रोट यानी गला दुखना, ठीक है, फीवर बुखार, कोल्ड नज़ला ज़ुकाम एंड फिटीग और थकावट, ठीक है। यानी कोविड की जो आम अलामात हैं उनमें खांसी, गला ख़राब होना, बुखार, नज़ला ज़ुकाम और थकावट शामिल हैं। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज सो इफ़ एनीवन एट योर होम हैव दिस, अगर किसी को भी घर में किसी को भी ये इलामात हैं, इमीडिएटली विज़िट अ डॉक्टर, फौरी तौर पर उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, इमीडिएटली फ़ौरन विज़िट ले जाएं, ठीक है। और डॉक्टर के पास, डॉक्टर का विज़िट कीजिए, फौरी से डॉक्टर का विज़िट कीजिए, डॉक्टर के पास ले जाइए। इन पाकिस्तान में यूजली पीपल ट्राई टू क्योर देमसेल्व्स, आमतौर पर लोग ट्राई कोशिश करते हैं टू क्योर इलाज की, देमसेल्व्स अपने इलाज की कोशिश करते हैं, बाय यूजिंग डिफरेंट होम रेमेडीज़, मुख्तलिफ घर के जो इलाज है उसको इस्तेमाल में लाते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए वो अपना इलाज खुद करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट होम रेमेडीज़ का मतलब भी इलाज है, यानी कोई जो मुख्तलिफ तरीके होते हैं उसको वो अपनाते हैं और अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं। वी कैन यूज़ दीज रेमेडीज़, हम इन रेमेडीज़ को, हम इन टोटकों को यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्रिकॉशन, एहतियाती तदाबीर के तौर पर, टू अवॉइड इन्फेक्शन से बचने के लिए, ठीक है। इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन से बचने के लिए हम एहतियाती तदाबीर के तौर पर इन टोटकों को इस्तेमाल कर सकते हैं, इन रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बट वी कैनॉट यूज़ दैम एज अ ट्रीटमेंट, लेकिन हम इन्हें बतौर इलाज के तौर पर इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। यानी ये जो हम घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं इसको हम बतौर ट्रीटमेंट या इलाज के तौर पर हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बी सेफ़ एंड हेल्दी, महफूज और सेहतमंद रहो, यानी सेहत सलामती के साथ रहो। प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ मुझे बताओ, इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत, किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताना। आई विल ऑलवेज़ बी देयर, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंटी एंड अंकल, प्लीज़ मेरा सलाम आंटी और अंकल को दीजिए, पहुँचाइए। कन्वे का मतलब होता है पहुँचाना, देना, ठीक है। प्लीज़ मेरा सलाम आंटी और अंकल को दीजिए। विद लव, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, ये क्लोजिंग है, विद लव, और फिर है सिग्नेचर यानी नेम लिखा है, क्लीन, ठीक। तो ये हमारा एक एग्जाम्पलरी लेटर हो गया। और इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी आ जाती है राइटिंग स्किल से रिलेटेड, जो कि है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू अ बर्थडे पार्टी, और राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स टू टेल देम अबाउट योर न्यू स्कोर। ओके, हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ हैं एक तरह से, यानी या तो हमने लेटर राइट करना है अपने फ्रेंड को जिसे हमने अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करना है, बुलाना है, दावत देनी है, और या फिर अपने पेरेंट्स को ख़त लिखना है, वालिदैन को ख़त लिखना है अपने नए स्कूल के बारे में बताने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास 2 एक तरह से एक्टिविटीज़ हो गई, और ये हमने 2 लेटर राइट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, ये फर्स्ट एक्टिविटी है जो कि था अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू आर बर्थडे पार्टी, ठीक है। यानी हमने फ्रेंड को, अपने दोस्त को ख़त लिखना है जिसमें हमने अपनी बर्थडे पार्टी में उसको इनवाइट करना है, दावत देनी है, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल था लेटर का, और सबसे पहले हम एड्रेस राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल 246, जी ब्लॉक, एंड सिटी ABC। ओके, अच्छा, सिटी ABC में हमेशा डॉट आता है। अच्छा, फिर डेट राइट करेंगे, नवंबर 16, 2024, डॉट आएगा, ठीक है। यानी सबसे पहले मंथ नेम और फिर डेट और कॉमा और फिर ईयर लिखेंगे, और ईयर के बाद डॉट आएगा। ओके, नेक्स्ट सैल्यूटेशन आ जाता है, डियर फ्रेंड, डियर में D कैपिटल और फ्रेंड का F कैपिटल, ये हमेशा याद रखिए, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, एक्सक्लेमेशन मार्क,
I am fine by the grace of Allah Almighty and hopeful that you are enjoying good health also. I am fine, मैं ठीक हूँ by the grace of Allah Almighty, अल्लाह ताला की रहमत से, and hopeful और पुरुमीद हूँ that you are enjoying good health also, कि आप अच्छी सेहत से, आप भी अच्छे सेहत इंजॉय कर रहे होंगे, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, यानी आप भी ठीक ठाक होंगे, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। Here I want to inform you, यहाँ पे मैं आपको मतला करना चाहती हूँ that I am going to be 13 years old this month, कि मैं इस साल 13 साल की होने जा रही हूँ या होने जा रहा हूँ। ठीक है, या मैं आपको मतलब करना चाहती हूँ कि मैं इस महीने 13 years old 13 साल का होने जा रहा हूँ। माई पेरेंट्स इंटेंड टू सेलिब्रेट इट, मेरे वालदैन इसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करने का इरादा रखते हैं या मनाना चाहते हैं। इट विल बी अ ग्रेट सेलिब्रेशन, ये एक अजीम बहुत बड़ी एक तकरीब होगी। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन दिस फंक्शन, यानी दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट किया गया है, यानी दावत दी गई है कि वो इस फंक्शन में शामिल हों, इस तकरीब में शामिल हों। आई फील हैप्पी, मुझे खुशी है। आई फील हैप्पी टू इनवाइट यू, मुझे खुशी महसूस हो रही है। टू इनवाइट यू, आपको बुलाने में, आपको दावत देने में, आपको दावत देते हुए खुशी महसूस हो रही है। ऑन दिस सेरेमनी, इस तकरीब में मुझे आपको दावत देते हुए खुशी हो रही है। आई होप यू गिव अस ऑनर बाय कमिंग हेयर, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे आते हुए हमें इज़्ज़त देंगे। इट विल बी सेलिब्रेटेड एट 4 PM इन माई हाउस, ये तकरीब मेरे घर में 4 बजे शाम मनाई जाएगी। आई एम एक्चुअली एंक्शियसली वेटिंग फॉर यू, और मैं दरअसल मैं बेताबी से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। प्लीज़ कम अर्लियर टू मैनेज द अरेंजमेंट्स, प्लीज़ जल्दी आइए क्योंकि इंतज़ामात को मैनेज आपने करना है। क्योंकि दोबारा से देखते हैं, प्लीज़ कम अर्लियर टू मैनेज द अरेंजमेंट्स, इंतज़ामात को मैनेज करने के लिए, इंतज़ामात का बंदोबस्त करने के लिए मेहरबानी करके जल्दी आइए, जल्दी आना है। रिगार्ड्स टू आंटी एंड अंकल और आंटी को तस्लीमात, यानी सलाम। विद लव, मोहब्बत के साथ, योर फ्रेंड XYZ, कोई भी नेम जो आपका नेम होगा वो। ठीक है, ये हमारा जो है फर्स्ट जो हमारी एक्टिविटी थी वो हमने राइट की। और नेक्स्ट देखते हैं, हमने पेरेंट्स को लेटर राइट करना था, सो लेट्स स्टार्ट। यस, दिस इज़ द सेकेंड एक्टिविटी अबाउट राइटिंग स्किल, एंड हियर्स द अ लेटर टू योर पेरेंट्स टू टेल देम अबाउट योर न्यू स्कूल, यानी हमने पेरेंट्स को ख़त लिखना है और उन्हें अपने नए स्कूल के बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड पे एड्रेस राइट करना है। जैसा कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो ज़्यादा पेरेंट्स घर पे ना, तो आप उन्हें लेटर राइट कर रहे हैं हॉस्टल से। ठीक है, XYZ हॉस्टल, यानी कोई भी आप अपने हॉस्टल का नेम राइट करेंगे, और सिटी ABC जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे उस सिटी का नेम राइट करेंगे। 16 नवंबर 2024। अच्छा, ये डेट लिखने के 2 मेथड्स हैं, यानी या तो मंथ का नेम पहले लिखें और डेट बाद में लिखें, और अगर डेट पहले लिख रहे हैं तो उसके साथ TH लगाएंगे। ठीक है, अगर डेट पहले लिखेंगे तो TH लगाएंगे, जैसे कि 16 नवंबर 2024। और अगर मंथ का नेम पहले लिखेंगे तो फिर TH लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप सिंपल ऐसे लिखेंगे नवंबर 16, 2024। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेट पहले राइट की है, मेंशन किया है, तो यहाँ पे हम उसके साथ TH लगाएंगे 16 नवंबर 2024। ओके, नेक्स्ट हम सैल्यूटेशन राइट करेंगे। डियर फादर का कैपिटल राइट करेंगे और कॉमा, और नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम एक्सक्लेमेशन मार्क। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी एंड होपफुल यू आर आल्सो एंजॉयिंग गुड हेल्थ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अल्लाह की रहमत से मैं ठीक हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको बताना चाहती हूँ अबाउट माई न्यू स्कूल, अपने नए स्कूल के बारे में। आई एम गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, मैं स्कूल बाकायदगी से जा रही हूँ। माई न्यू स्कूल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मेरा नया स्कूल बहुत खूबसूरत है। इट इज़ अ बिग स्कूल, वी हैव 4 प्लेग्राउंड्स, लाइब्रेरी, एग्जामिनेशन हॉल एंड अ गुड कैंटीन टू। ये एक बड़ा स्कूल है जिसमें 4 खेलने के मैदान,
खेल के मैदान और लाइब्रेरी है, एग्ज़ामिनेशन हॉल है और एक अच्छी कैंटीन भी है। माई क्लास फेलोज़ आर वेरी कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली विथ मी। मेरे क्लास फेलोज़ बहुत कोऑपरेटिव यानी बहुत साथ देने वाले और दोस्ताना हैं, मेरे साथ दोस्ताना हैं यानी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। टीचर्स आर वेल एजुकेटेड, टीचर्स बहुत आला तालीम याफ्ता हैं। दे टीच अस पोलाइटली, वो बहुत शाइस्ता अंदाज से हमें पढ़ाते हैं, वो बहुत शाइस्तगी से पढ़ाते हैं। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू अस, वो हमें रहनुमाई मुहैया करते हैं। दे आर वेरी केयरिंग एंड लविंग, वो बहुत मोहब्बत करने वाले और बहुत ख्याल रखने वाले हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर आल्सो कैरिड ऑन, गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी जारी रहती हैं। द स्कूल गेट्स टॉप डिस्टिंक्ट पोजीशंस इन द रीजन, स्कूल इलाके में नुमायाँ पोजीशन हासिल करता है। सो डोंट वरी अबाउट माई स्टडीज़, इसलिए लिहाजा मेरी पढ़ाई के बारे में ज़्यादा परेशान ना हो। आई विल डू माई बेस्ट टू गेट गुड पोजीशन इन माई एग्ज़ाम्स, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेहतरीन करूँगी टू गेट गुड पोजीशन, अच्छी पोजीशन लेने के लिए। इन माई एग्ज़ाम, अपने इम्तहानात में, मैं अपने इम्तहानात में अच्छी पोजीशन लेने के लिए अपना बेहतरीन करूँगी यानी बेहतरीन कोशिश करूँगी। यू कैन आल्सो विज़िट माई स्कूल, आप मेरे स्कूल आ सकते हैं, मिलने के लिए आ सकते हैं। एंड टीचर पेरेंट्स मीटिंग के लिए भी, ठीक है, यानी टीचर पेरेंट्स मीटिंग के लिए और वैसे भी आप स्कूल में आ सकते हैं। ओके, पे माई रिगार्ड्स टू मदर, अम्मी को मेरा सलाम कहिए। योर लविंग सन, आपका मोहब्बत करने वाला बेटा। XYZ कोई भी नाम, यानी यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो राइटिंग स्किल से रिलेटेड 2 एक्टिविटीज़ थी वो हमने राइट की और डन की हैं और मुझे उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और हमारा ये आज जो लेसन 6 था उसका ये लास्ट पार्ट था और हमारा ट्रांसलेशन एक्सरसाइज और ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। और इंशाल्लाह I will do the next lesson in the next video. And if you have learned something useful from this video, please like the video and place a good comment in the comment box, and share the video with your friends, relatives and siblings. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, support my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. Remembers me in your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.